हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टूल्स फॉर एसक्यूसी। ठीक है, कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था कंट्रोल 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स, जिसमें बेटा मैंने आपको ये सारा टॉपिक करवाया था। मैंने आपको बोला था कि रिमार्क मैं आपको कराऊंगी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक बार ये रिमार्क देख लेते हैं। बेटा रिमार्क में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक बस हमें बोला हुआ है कि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टैटिस्टिक टी लेते हैं, ठीक है ना। तो रिमार्क में वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमारा स्टैटिस्टिक टी होल्ड नहीं कर रहा है देन द अबव आर्ग्यूमेंट डज नॉट रिमेन स्ट्रिक्टली वैलिड। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, जो हम आर्ग्यूमेंट ऊपर पढ़ रहे थे, यानी कि 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट जो हम पढ़ रहे थे, वो हमारा वैलिड नहीं रहता है। सो इन प्रैक्टिस द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन सेल्डम ही be supposed to be exactly normal. So for non-normal population we apply Chebyshev's inequality in probability theory, which states that for any constant k greater than equals to 0, तो बेसिकली बेटा वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारा स्टैटिस्टिक टी होल्ड नहीं करता है, देखो ऊपर जो हमने कल केस पढ़ा था उसमें हमारा जो स्टैटिस्टिक टी हम लेकर चल रहे थे वो होल्ड कर रहा था। अगर वो होल्ड नहीं करता है तब हम यहाँ पे चेबिशेव इनइक्वालिटी लेकर चलते हैं, और वो इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी का मॉड लेस देन क्या है के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस वेरियंस अपॉन के स्क्वायर होगी, जिसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल मानकर चल रहे हैं, 0.9 के इक्वल मानकर चल रहे हैं। सो विच इज ऑल्सो फेयरली हाई फॉर प्रैक्टिकल पर्पज एंड द अबव आर्ग्यूमेंट होल्ड। तो हमारा जो अबव आर्ग्यूमेंट है वो होल्ड कर जाएगा। सो हाउएवर इन प्रैक्टिस सिग्मा टी इज नॉट नोन एंड इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा एंड कॉन्सिक्वेंटली Chebyshev's inequality does not hold if sigma t is not known। तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमारा सिग्मा टी यहाँ पर नॉन नहीं है देन वी हैव टू एस्टिमेट द सैंपल डाटा, और उस अकॉर्डिंगली जो हमारा Chebyshev's इनइक्वालिटी है वो होल्ड नहीं करती है अगर हमारा सिग्मा टी क्या है, नॉन है। ठीक है, अगर हमें सिग्मा टी पता ही नहीं होगा तो फिर वो हमारी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो आपकी थ्योरी है ये आपको पढ़नी है। ये सिर्फ हमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये आप लोगों ने रीड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसमें बस मुझे रिमार्क में यही बताना था कि अगर स्टैटिस्टिक टी हमारा होल्ड नहीं करती है तब हमारी कंडीशन क्या होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर टूल्स फॉर एसक्यूसी। हमारी कुछ टूल्स हैं एसक्यूसी के लिए। कितने टूल्स है, वी हैव 4 टूल्स सेपरेटेड बट रिलेटेड टेक्निक्स। ये हमारी कुछ रिलेटेड टेक्निक्स है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। तो ये हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारे डाटा एनालाइज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज शिवहार्ट्स कंट्रोल चार्ट फॉर द वेरिएबल। हम सबसे पहले कंट्रोल चार्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर मेजर की जा रही है क्वांटिटेटिवली देन मैनी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट आर मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि मान लीजिए बेटा मैं कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं चौक ले लेती हूँ। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए मैं चौक बना रही हूँ, तो चौक बनाते हुए मैं क्या चीज़ों का ध्यान रखूंगी कि जो मेरी चौक है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। होता है ना कई बार, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो चौक एकदम से टूट जाती है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, तो फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा छोटी चौक होगी उतनी लिखने में प्रॉब्लम होती है टीचर्स को। तो मैं सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखूंगी कि अगर मैं चौक बना रही हूँ तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड नहीं होनी चाहिए, जल्दी से वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अगर कंज्यूम होगी, जल्दी ख़त्म होगी तो फिर हम लोग उसको बार हमें उसको परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, उनको मेजर कर रही हूँ और एक्सप्रेस कर रही हूँ एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक मैं पर्टिकुलर कोई यूनिट ले रही हूँ उनको मेजरमेंट करने के लिए। सो सच एज, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया डायमीटर ऑफ ए स्क्रू। जैसे अगर मैं कोई एक स्क्रू ले रही हूँ उसका डायमीटर मेजर कर सकती हूँ।
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील पाइप की हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर देख सकते हैं। लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो ये हमारे डेली लाइफ के लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि बेटा जैसे सबके घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हो कि वो जल्दी से डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और उसकी कोई गारंटी पीरियड होना चाहिए। तो जब भी हम शॉप्स पर जाते हैं तो हम शॉपकीपर को क्या बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाइए कि जिसकी गारंटी हाई से हाई हो। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हाई से हाई उसकी जो वो होती है गारंटी पीरियड वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हम तभी उसको परचेज करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सो सच वेरिएबल्स आर ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइप। देखो ये कॉन्टिन्यूस टाइप हो गया ना कि भाई अगर हम कोई भी आइटम कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कितना अच्छे से चल सकता है ना। तो वो हमारा क्या होता है कॉन्टिन्यूस टाइप। एंड रिगार्डेड टू फॉलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लॉ, सो द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सच डाटा, 2 types of control chart are used and technically these chart are known as। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इन क्वालिटी कंट्रोल को करने के लिए हम अपने 2 types of control chart का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज योर चार्ट फॉर एक्स बार यानी कि मीन एंड द रेंज। सेकेंड वन इज योर चार्ट फॉर द एक्स बार एंड द सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा ये 2 चार्ट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी क्वालिटी को अच्छे से मेजर करते हैं क्वांटिटेटिवली। Second one is your show hard control chart for the fraction defective or P chart. This chart is used if we are dealing with the attributes in which the case the quality characteristic of the product are not amenable to measurement but can be identified by their absence or presence from the product or by classifying the product as defective or non-defective. तो बेटा नेक्स्ट है आपका कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की डिफेक्टिव या वो डिफेक्टिव नहीं है ये मैं मेज़र कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उनको हम पी चार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इस चार्ट में हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं अपने एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को मैं बना रही हूँ तो मैं उसके डिफेक्ट और उस मतलब मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या नहीं है वो मेज़र कर सकती हूँ। और मेज़र करने के बाद मैं ये ध्यान रख सकती हूँ कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है सो वी हैव टू चेंज दैट, ठीक है ना। हम उसको अपने डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। सो इन विच केस द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट एमेनेबल। एमेनेबल यानी कि हम उसका टेस्ट कर रहे हैं और मेजर कर पा रहे हैं टू मेजरमेंट बट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट। कि अगर किसी भी चीज का कुछ भी तो हमारा एब्सेंस और प्रेजेंस हमारे प्रोडक्ट का और वो हमें बताता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज कंट्रोल चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट और सी चार्ट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट है अकॉर्डिंग टू द यूनिट वो हम कैसे मेजर करते हैं और उसको हम सी चार्ट भी कहते हैं। सो दिस इज यूजुअली यूज विद द एडवांटेज व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। कि सी चार्ट या फिर नंबर ऑफ डिफेक्ट में क्या है बेसिकली कि हम इसको कब यूज़ करते हैं, मेनली इसके एडवांटेज क्या है हमारे लिए कि वो जो क्वालिटी होगी हमारी प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम वेरी कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अच्छे से मेज़र कर पा रहे हैं और परचेज करने से पहले हमें पता है कि ये हमारे लिए मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलेगा या नहीं चलेगा, तो दैट वन इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ डिफेक्टिव राइवेट्स इन एन एयरक्राफ्ट विंग, द नंबर ऑफ सरफेस डिफेक्ट ऑब्जर्व इन अ रोल ऑफ कॉटेड पेपर और शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। तो जो चीज़ें जिसमें हमें पता होता है कि हमारे कोई भी डिफेक्ट्स हैं या नहीं है या डिफेक्ट्स आएंगे तो वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो सब कुछ हम कहाँ पे मेज़र करते हैं, सी चार्ट में मेज़र करते हैं। और वो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट, जिनको हम पर यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हैं। And the last one is the portion of the sampling theory which deals with the quality protection given by the specified sampling acceptance procedure। यानी कि एक हमारी ऐसी सैम्पलिंग थ्योरी जिसको हम डील करते हैं हमारी क्वालिटी प्रोटेक्शन को, जिसमें हम अपने सैम्पलिंग प्रोसीजर को लेकर चलते हैं, ठीक है।
तो ये आपके बेटा 4 टूल्स हैं। इन टूल्स को हम आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको अभी हमें सिर्फ उन्होंने टूल्स हमारे बताए हैं कि ये टूल्स हैं, इनको हमने ब्रीफली अब आगे यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट वन इज जो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अभी मैंने आपको टूल्स में बताया था, उनमें वेरिएबल्स में हमने 2 चार्ट पढ़े थे, एक्स बार एंड द आर चार्ट। चलिए आइए ये देखते हैं। These chart may be applied to any quality characteristic. This is measurable. In order to control a measurable characteristic, we have to exercise control on the measure of location as well as the measure of dispersion. वो कह रहा है कि जब हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो इसमें हमें बेसिकली क्या मेजर करना होता है, एक तो मेजर करनी होती है उसकी लोकेशन और एक मेजर करनी होती है उसकी डिस्पर्शन, ठीक है। यूजुअली एक्स बार एंड आर चार्ट आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली जो हमारे एक्स बार और आर चार्ट हैं वो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारे मीन को। मीन यानी कि जो हमारी उसकी लोकेशन होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो हमारी डिस्पर्शन होगी, ठीक है। चलिए आइए देखिए मेजर कैसे करते हैं लोकेशन और डिस्पर्शन को। X bar in the R chart, no production process is perfect enough to produce all the items exactly alike। देखो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी इतनी इनफ नहीं होती है कि वो हमारे किसी भी आइटम्स को एग्जैक्टली करे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो उसमें होती ही होती हैं। सो द प्रोड्यूस्ड आइटम्स इज इनहेरेंट इन एनी प्रोडक्शन स्कीम। सो दिस वेरिएशन इज द टोटली ऑफ न्यूमेरस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि रॉ मटेरियल, मशीन सेटिंग, हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। कि कोई भी प्रोडक्शन जो भी हमारी होती है उसमें ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोई वेरिएशंस ना हो, और उन वेरिएशंस के रीज़न भी हमें पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन सेटिंग, हैंडलिंग, कुछ भी हो सकती है। तो उससे हमारे पास क्या होता है, उन वेरिएशन से हमें क्या पता चलता है, या तो चांस कोज होगा या फिर असाइनेबल कोज होगा, और उनको डिफेक्ट करने के लिए हमें एक्स बार और आर चार्ट का पढ़ना होता है। लेकिन जो चांस कोजेज होते हैं वो हमें पता होता है कि इन कोजेज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो असाइनेबल कोज है तो हमें उसको मतलब एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। सो द कंट्रोल लिमिट इन एक्स बार एंड द आर चार्ट आर सो प्लेस्ड दैट दे रिवील द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द असाइनेबल कोजेज। तो इससे हमें क्या पता चलता है एक्स बार और आर चार्ट से कि कोई भी अगर हमारा असाइनेबल कोज है वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर एवरेज। अगर एवरेज है तो मोस्टली रिलेटेड टू द मशीन सेटिंग, रेंज है तो मोस्टली रिलेटेड टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपरेटर। कि अगर एवरेज की हम बात करें तो मोस्टली हमारे मशीन सेटिंग के लिए होता है, और जो रेंज है वो मोस्टली हमारा किससे रिलेटेड होगा, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपरेटर। कि हमारा जो ऑपरेटर वाला पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती हैं। अब हमारे इसके स्टेप्स क्या हैं एक्स बार और आर चार्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, मेजरमेंट। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है। एक्चुअली द वर्क ऑफ अ कंट्रोल चार्ट स्टार्ट्स फर्स्ट विद द मेजरमेंट। तो जो भी हमें अपना कंट्रोल चार्ट के लिए वर्क स्टार्ट करना होता है तो उसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं। सो एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट हैज इट्स ओन इनहेरेंट वेरिएबिलिटी। देखो हर एक मेजरमेंट की ना अपनी अपनी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी वेरिएशन अगर आपकी आ रही है तो वो वेरिएशन आपकी किस वजह से आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर ये पेन है, इस पेन को बनाने में मान लीजिए ये कैप है इसकी, इस कैप में जो देखो ये ना ये चीज़ मान लीजिए कि कंपनी चाहती है कि हम इसको ऐसे ना रख के ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्पेस होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद अपना एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल में चेक करेंगे कि जो भी हमने मतलब डायमेंशंस या जो भी हमने लिमिट सेट की थी क्या वो बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वो नहीं बन रही है तो इसका मतलब उसमें एरर्स आएंगी। सो एरर्स इन मेजरमेंट कैन एंटर इनटू द डाटा बाय, तो जो एरर्स होंगी उसमें हमारे पास क्या होगा, यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट लेंगे, या फिर लैक ऑफ क्लियर का डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, हमें क्लियर पता ही नहीं होगा अपनी क्वालिटी का। एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी होगी इन हैंडलिंग और यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ कमी हमारे उसमें होगी। Since the conclusion drawn from control chart broadly based on the variability in the measurement as well as the variability in the quality being measured, तो कंक्लूजन क्या है कि जो कंट्रोल चार्ट है उसमें जो हमारी वेरिएशन की मेजरमेंट है, ठीक है, और साथ के साथ जो वेरिएशन है हमारी क्वालिटी को मेजर करने की, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द मिस्टेक इन रीडिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और एरर्स इन रिकॉर्डिंग डाटा शुड बी मिनिमाइज्ड। तो ये हमारी मिस्टेक है, हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, जो भी एरर्स आ रही है हमारी डाटा में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली ही हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जब तक हम उसको सही मेज़र नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे कि किन किन चीज़ों की कमियां आ रही हैं, तब तक हम उसको बेटर वे में नहीं बना पाएंगे।
सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स और द सब ग्रुप। अब बेटा आप एक बात बताओ, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, मार्केट में उसको भेजने से पहले हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम ये डिसाइड करेंगे ना कि हम कौन कौन से सैंपल्स ले रहे हैं, उनके कौन कौन से सब ग्रुप्स ले रहे हैं। तो हमें सिलेक्शन करनी होती है अपने सैंपल्स की या फिर अपने सब ग्रुप्स की। कैसे करते हैं देखो, इन ऑर्डर टू मेक द कंट्रोल चार्ट एनालिसिस इफेक्टिव इट इज़ एसेंशियल टू पे ड्यू रिगार्ड to the rational selection of the samples or subgroup. The choice of the sample size is n. जो हम सैम्पल साइज लेते हैं मान लीजिए वो n है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग दैट इज द टाइम बिटवीन द सिलेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स। मान लीजिए मैं कोई भी दो ग्रुप ले रही हूँ, जैसे सब ग्रुप है ना, मान लीजिए मैंने कोई भी दो ग्रुप्स लिए हैं, उनके बीच में क्या सिलेक्शन होगी डिपेंड अपॉन द प्रोसेस एंड नो हार्ड एंड द फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन फॉर दिस पर्पज। इसके पीछे कोई हमारा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करते हैं। तो यूजुअली n इज टेकन टू बी 4 और 5। तो हम बेसिकली जो सैम्पल साइज है वो या तो 4 लेकर चलते हैं या फिर 5 लेकर चलते हैं। सो वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज, सो इनिशियली मोर फ्रीक्वेंट सैंपल्स विल बी रिक्वायर्ड टू 15 to 30 मिनट्स। तो बेटा हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए कि मैंने एक अपना सबसे पहला सैंपल लिया, मान लीजिए मैंने कोई भी ए सैंपल लिया, ठीक है, उसमें मैंने जो साइज़ लिया है सैंपल साइज़ वो 4 ले लिए हैं। फिर मैंने बी लिया, बी में मैंने सैंपल साइज़ फिर से 4 लिए हैं। ऐसे करते करते मैं टोटल 25 ले सकती हूँ, और 25 में जो सैंपल साइज़ ले सकती हूँ वो मैं 4 ले सकती हूँ। तो मैं जब भी कोई भी एक सैंपल ले रही हूँ, जैसे ए लिया है, उसके बाद जब मैं बी लूँगी तो मैं उसके बीच में 15 to 30 मिनट्स का गैप रखूँगी। So once a state of control is maintained, then the frequency may be relaxed. So normally 25 samples of size 4